अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फरी अमीन और आपको फ्री टॉक विद फरी में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं यहाँ पे औरिया मकबूल जान साहब के घर मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ मेरे कोलीग्स मौजूद हैं, जिनमें से जुनैरा हैं, मखदूम साहब हैं और यहाँ पे हम स्पेशली औरिया साहब से मिलने के लिए आए हैं। उनके अहवाल जानने के साथ साथ कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे भी बात करने के लिए आए हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स क्या होंगे वो हम आपको जल्दी बताएंगे, सो स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फरी अमीन और आपको फ्री टॉक विद फरी में खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनका नाम ही उनकी तारीफ भी है, उनका तारुफ भी है। जी हाँ, औरिया मकबूल जान साहब आज ही हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। औरिया साहब ने करंट अफेयर की तरफ तो आना हुआ, वो बहुत बड़े राइटर भी हैं, बहुत से ड्रामे लिखे और ड्रामों पे अवार्ड भी हासिल किए, लेकिन फिर ये सिलसिला मुनक़ते क्यों हो गया? ड्रामे जो एक राइटर इतना टॉप क्लास ड्रामे लिखता है, जिसके ड्रामे हम देखना चाहते हैं, वो हमें न्यू जनरेशन को आज वो ड्रामा क्यों नहीं दे पा रहे? सर, ये सवाल मुझे आपसे करना है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि औरिया साहब का अब ड्रामा क्यों नहीं आ रहा? देखिए, आखिरी ड्रामा मैंने खैर लिखा था 2009 में। उसमें जो थे, क्या नाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी के नैरा नूर के जो अपना देवर हैं, वो उसमें हीरो थे। बड़े शानदार सब करेक्टर था उनका, बहुत अच्छा। अभी भी आजकल को मिलते हैं उसकी बात कर। जिस जमाने में प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई है, तो उस जमाने में लाहौर से मेरा एक प्ले आ रहा था, कफस। और आपको याद होगा कि प्राइवेट प्रोडक्शन का जो आगाज हुआ ये दश्त से हुआ है। ज्यादा दश्त में आप बदल, अब दश्त और मेरा प्ले चल रहा था गर्दबाज, और दोनों के अंदर एक ही हीरो था, नुमान एजाज। और उसके बाद फिर कफस करने में आया तो आयशा सना और ये सारे लोग थे उसमें थे, कवि थे, जमील फकरी, बहुत बड़े कास्ट का पैदा राजदार कर रहे। वहां मुझे एक साहब जो थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे प्राइवेट लिखवाना चाहते हैं। पीटीवी अब जवाल की तरफ आ गया था, पीटीवी में ड्रामा खत्म हो रहा था, तो लोग कहते हैं प्राइवेट को पैसा बहुत बन रहा था। और प्राइवेट में आपको याद होगा जितने हमारे राइटर्स के डिफेंस में घर बने उसी जमाने में बने। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक, उनका डिफेंस में घर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ साहब का। उन्होंने कहा जी आप ड्रामा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या, मैं एक 1 लाइन लेके आ जाऊँगा, डिस्कस कर लेंगे आप। मैं वो लेके आया तो उन्होंने उस घर के साथ ही एक बहुत बड़ा स्टूडियो भी बनाया हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रिकॉर्ड होती थी, कैट वॉक टाइप चीज़ें और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स। तो मैं स्क्रिप्ट से डिस्कस करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं उस वक्त डिप्टी कमिश्नर चार्ली होता था, चार्ली में था। तो मुझे उन्होंने कहा 3 महीने लिए पर आधा कमरा बुक कर देंगे फ्लैट से। मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी छोड़ के नहीं आ सकता। नहीं, पर आधा सारा खर्चा मेरे। मैंने कहा पर आधा खर्चा ही क्यों नहीं है, इसको रहना। अच्छा, मैं स्क्रिप्ट करते करते अचानक एक खातून जो थी वो अपने उसी से सीधी वो आ गई, और उसने आके वहां पर गुफ्तगू करने की बजाय एक साइड पे होकर बड़े खास एक जो होता है ना एंगल बना के बैठना, टांग पे टांग रख के और ये वो, और सिगरेट लगा ली। अच्छा। इसी दौरान हुआ ये कि वो बंदा डिस्टर्ब हुआ जो मुझे स्क्रिप्ट के साथ डिस्कस कर, तो कहने लगा कि ये ना रोजी है, मुझे जो भी नाम, मुझे नाम याद नहीं। मैंने कहा ठीक है, एक रोल इनका भी होना चाहिए ड्रामा। अच्छा, जब आप ड्रामा लिखते थे तो वाकई कोई कैरेक्टर ज़हन में रख के आप लिखते थे या? देखिए, मेरे पास, मैंने ड्रामा जो है बिल्कुल, मेरी शायरी की किताब आई थी 88 में, और 88 में जब शायरी की किताब आई तो उसमें बड़े लोग आए थे उसकी किताब की तकरीबी रहनुमाई में। अब्दुल कादिर कशवी साहब थे, मुश्ताक हुसैन थे, अमजद थे, उसके बाद में बहुत बड़ी तकरीब हुई थी। तो उस तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि जो शायरी की किताब है आपकी, इसमें शायरी में एक ड्रामा है, आप जो शायरी करते हैं उसमें स्क्रीन प्ले है, एक सिनेरियो है, तो आप ड्रामा लिखा करो और ड्रामा आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें मिसाल दी थी मुश्ताक हुसैन साहब ने कि गालिब को अगर ड्रामा लिखना उस वक्त चल पड़ा होता तो गालिब के खतूत एक ड्रामे की तरह है, सारे के सारे। जाहिर बात है, उसमें एक डायलॉग है, उसमें गुफ्तगू, मैं तुम्हारा दादा नहीं दिलदादा हूँ। तो मुस्तफा मंदोखेल एक होते थे वहाँ GM में पीटीवी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था। उन्होंने उतरते मुझे पकड़ लिया, अब तो आप ड्रामा लिखेंगे। तो मेरे पास जब मैं ड्रामा लिखना शुरू किया तो मेरे ड्रामे की सूरत बिल्कुल ऐसी थी जैसे मेरी नज़म उतरती है। बस आप देखें कि मैं
40-40 सफ़े का एपिसोड होता है एक, जो हाँ जी। वो मैं एक सिर्फ उसमें मुकम्मल कर देता यानी कि ये आमद थी या आवाज़ आमद, नहीं थी? टोटल आमद हाँ। की तरह होती थी। तो इसलिए वो मैं करता ही ऐसा था, वो एक सेक्रेट सी सूरत हाल थी। अब ऐसी सतह पे होता ये था कि मैं इस हालात के अंदर मैं ड्रामा लेके गया हूँ। अब इसमें करेक्टराइजेशन आपकी बैक पे चलती होती है, और करेक्टर जो है ना बाद दफा दुनिया में एग्जिस्ट करता होता है, बाद दफा आप उसको ग्रूम करते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि आपके दिमाग में जो करेक्टर है वो हो सकता है 100 साल पुराना हो। ठीक। अब अर्तुगरुल जो है वो आज की दुनिया में तो नहीं है, हाँ जी। लेकिन आपने क्रिएट किया हुआ है, उसको बनाया है, बिल्कुल। ठीक। तो ऐसे ही एक पाइटी, एक कहते हैं ना, एक उसके साथ ताल्लुक था उस ड्रामे के साथ कि उसकी परफेक्शन होनी चाहिए। ठीक। तो वो जब लड़की मिली, हाँ, वो लड़की बैठ गई ना, सिगरेट लगाना शुरू कर दिया उसने, खास एंगल से जैसे होता है हाँ, वो जो हमारे यहाँ एक सेडक्टिव एंगल जिसको आप कह सकते हैं वो पर, तो गुजार बात है राइटर और डायरेक्टर के साथ एक था ऐसा रिलेशन जो लोगों का खूब बन जाता जो कि बहुत गलत होता है। तो मैंने कहा चलिए, इतने में ना खबर फैल गई कि यहाँ ड्रामा डिस्कस हो रहा है, तो 2 खवातीन और आके बैठ के गई उसी तरह। अच्छा। अब वो जो बंदा था ना जिसने प्रोडक्शन करनी थी वो एकदम पजल हो गया। तो उसने कहा ये फलानी है और ये फलानी है, इनके लिए कोई गुंजाइश जरूर निकालिएगा प्ले के अंदर। मैंने स्क्रिप्ट पेट ली। अच्छा। मैंने कहा हो सकता है कि मेरे सारे ड्रामे के अंदर एक भी खातून ना हो, और हो सकता है कि सारे प्ले के अंदर एक मर्द कोई ना हो। मैं तो ड्रामे को एक खास उस पर लिखता हूँ। आप देखें, पाकिस्तान टेलीविजन की जो तारीख है 50-60 साल की, उसके अंदर जिस प्ले पे मुझे अवार्ड मिला था 2000, उसके अंदर 1997 के अंदर, वो सिंगल कैरेक्टर प्ले था। उसमें सिर्फ एक आदमी है, दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं है। वन मैन प्ले। जमीन ज्यादा नाम था, हसाम काजी ने वो प्ले किया था। अच्छा। और हसाम काजी को भी अवार्ड मिला था और मुझे भी उस पर अवार्ड मिला था। आप अंदाजा करें कि उसके अंदर ना कोई औरत थी, ना कोई दूसरा मर्द था, ना कोई दूसरी और चीज थी, और उस प्ले को आपने एक खास लेवल पे अट्रैक्शन भी कायम रखने के लोग पीछे न हटें। वो बुनियादी तौर पर होता यह है कि एक आदमी जो है बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, जिंदगी का बहुत कामयाब आदमी है, तो अपनी 50वीं सालगिरह के ऊपर खुदकुशी करने चलता है, और खुदकुशी करते हुए अपना जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसके लिए एक टेप जो है रिकॉर्ड कराता है, और आगाज उसके ड्रामे का ऐसे होता है, डॉक्टर जब तुम्हें ये कैसेट मिलेगी तो तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगा। तुमने मेरी जिंदगी बचाने की कोशिश की लेकिन आज तुम हार गए। उसमें फिर पूरी लाइफ स्पैन अपनी बताता है और सारा कुछ करता है। इस ड्रामे का दौरानिया कितना था? जो होता था 40 मिनट का। 40 मिनट। लेकिन आप सोचें कि एक सेल्फ मेड आदमी की कहानी थी जो खुद बनता चलता है, लेकिन उसके अंदर 2-3 ख्वाहिशें ऐसी थी कि जिन ख्वाहिशों की बुनियाद के ऊपर आदमी चाहता, मतलब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। वो बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पे जाना चाहता था, वो बहुत कोशिश करता है क्रिकेटर बन जाए, ये बन जाए, नहीं वो शायर बनना चाहता है, शायर नहीं बन सकता, नंबर नहीं पाता अपने नाम के ऊपर थोड़ी बहुत, वो और मुख्तलिफ कामों के अंदर आना चाहता है, पेंटिंग सीखता है, गाना सीखता है, नहीं सीखा है, कोई उसकी जो पहचाने जाने की जो ख्वाहिश होती है वो तबाह और बर्बाद रहती है। इसी तरह और जिंदगी में, और आखिर में ना बहुत बड़ी कामयाब शादी भी कर लेता है। तो उसका एंड बड़ा जबरदस्त था। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सिंगल कैरेक्टर प्ले था, उसमें भी मैं क्योंकि एंड में से किसी कैरेक्टर को नहीं रखना था, तो होता ये है कि वो जब उसको टेप को पैक करता है, पैक करने के साथ साथ वो बंदूक निकालता है, तो साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि जिससे कि एक आदमी खुदकुशी करने लगता है तो इर्द गिर्द देखता जरूर है कि उसे बचा ले, उसकी आखिरी ख्वाहिश ये होती है। तो उसकी जो बीवी होती है वो चली गई होती है अमेरिका में अपने बच्चे को लेके, तो तकरीबन देखता है 12 बजे रात के बज जाते हैं, तो टेप करता है, सर करके हाथ में उसके पिस्तौल होता है, रखने लगता है, तो अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। तो जब घंटी बजती है तो 2 दफा सोचता है कि मैं फायर करूँगी। वहाँ जब वो पहुँचता है तो फायर करने से पहले वो फोन उठाता है, तो उसका बेटा होता है और वो कहता है कि आज आपकी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके फिर मैंने ईको दिलवाई थी कि मे यू हैव मैनी मोर। तो मैंने उसे कहा मैं इस तरह का कैरेक्टर लिखने वाला आदमी हूँ,
ये रोजी मोजी जितनी भी है ना, इनको मैंने दिमाग में कभी नहीं रखा। So, आपका कहने का मतलब है कि आजकल जो ड्रामा लिखने की वो जो डिमांड है आप वो पूरी नहीं करना चाह रहे, इस वजह से देखिए आप अपनी आजकल मर्जी से जितने भी ड्रामा- मेरे पास आते हैं ना, मतलब एक और बहुत बड़े मशहूर हैं, वो मेरे पास आए, वो 15-16 वीडियोस ले आए, ये इंडिया की ये फिल्म है, ये फलानी की ये फिल्म है, ये फलानी की ये फिल्म है, इस फिल्म के हिसाब से कुछ बीच में से निकाल दे, तो वो मुझसे लिखा नहीं जाता। तो आज भी नाज़रीन हम औरिया साहब को देखना चाहते हैं, उनके ड्रामे देखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वाकई सही मायनों में देखना चाहते हैं तो मेरे उन तमाम प्रोड्यूसर से, तमाम टीवी चैनल्स से ये एक तरह से रिक्वेस्ट है कि काइंडली राइटर को उसकी मर्जी का लिखने दें। जब वो अपनी मर्जी से लिखेगा तो हम भी वो हकीकतें, वो जिसे कहते हैं फाइन आर्ट्स की आला शक्ल हमारे सामने उसी तरह आएगी। पीटीवी जिसे कहते हैं अपनी पुरानी रवायात की तरफ वापस आएगा, ड्रामा दोबारा अपने उसी अरूज की तरफ आएगा। सो यहाँ पे मुझे डॉक्टर फरी अमीन को इजाज़त दीजिए, और ये साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। इंशाल्लाह फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे डॉक्टर फरी अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।